नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शैक्षिक प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट की हमारी ये पहली क्लास है, जिसके अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट का सामान्य परिचय वो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में शैक्षिक प्रबंधन है वो दे रखा है, जिसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन है वो आपके शैक्षिक प्रबंधन के पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में, और 30 नंबर है वो आपके इसी टॉपिक से आने वाले हैं, शैक्षिक प्रबंधन से। और फर्स्ट पेपर जो होता है आपका 75 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 75 में से 15 क्वेश्चन है वो आपके किससे आएंगे, शैक्षिक प्रबंधन से आएंगे। और ये 15 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, यानी कि 150 में से 30 नंबर आपके किससे संबंधित हैं, शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हैं। और ये अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो आप आराम से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है, जिसके अंतर्गत हम सामान्य परिचय इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और आगे रेगुलर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस है वो करवाने वाला हूं, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट परिभाषा है: उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग करना एवं किसी संस्था या संगठन के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना ही शैक्षिक प्रबंधन है। यानी हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का अच्छे तरीके से या दक्षतापूर्वक उपयोग करके किसी संस्था या संगठन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना ही क्या है, शैक्षिक प्रबंधन है। या फिर ये कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा ही हम संस्था या संगठन के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय में होने वाले शैक्षिक प्रबंधन में बालक, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी वर्ग, धनराशि, भवन, उपकरण, प्रयोगशाला इत्यादि आते हैं। तो विद्यालय में जो हम शैक्षिक प्रबंधन करते हैं उनमें इन सभी को शामिल करते हैं: बालक, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी वर्ग, धनराशि, भवन, उपकरण, प्रयोगशाला इत्यादि। अगर इसमें किसी में भी गड़बड़ी हो जाए तो हमारा शैक्षिक प्रबंधन अच्छे से नहीं हो पाएगा। चाहे बालक अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो हमारे संस्था के जो लक्ष्य हैं वो नहीं प्राप्त हो सकेंगे। अभिभावक बालक पर ध्यान नहीं दे रहा तो भी ये प्रभावित होगा। शिक्षक अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी शैक्षिक प्रबंधन प्रभावित होगा। यानी इन सभी का सही मेलजोल से कार्य करना जरूरी है अगर आप अच्छा शैक्षिक प्रबंधन करना चाहते हैं, या फिर संस्था या संगठन के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी का मिलजुल कर सही तरीके से कार्य करना जरूरी है। मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित योजनाओं को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित करना, उनका समय समय पर निर्धारण करना, मूल्यांकन करना, नई नई नीतियों का निर्धारण करना एवं व्यवस्था करना ही प्रबंधन है। तो मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित हम बात करें तो शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित करना और समय समय पर उनका निर्धारण करना, कौन सी योजनाएं किस समय हम लागू करेंगे जिससे कि हमारा कार्य वो अच्छे से हो सके, शैक्षिक प्रबंधन अच्छे से हो सके, हमारे जो संस्था या संगठन के द्वारा जो लक्ष्य हैं प्राप्त हैं उनकी ओर उन्मुख हो सके, तो समय समय पर उनका निर्धारण करना। अब इन योजनाओं का मूल्यांकन भी करना पड़ता है कि कौन सी योजना हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही है और उस योजना के रिजल्ट क्या हैं, उस योजना के परिणाम क्या हैं, हमें लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। इसके बाद में नई नई नीतियों का निर्धारण करना और उनके लिए व्यवस्था करना ही क्या है, प्रबंधन है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है कि इनके अनुसार शिक्षा प्रशासन सामग्री के साथ साथ में मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है शैक्षिक प्रबंधन, या व्यक्तियों की मिलजुल कर उत्तम रूप से कार्य करने से है। यानी शिक्षा प्रशासन सामग्री का साथ साथ में हम उपयोग कर रहे हैं और इसके साथ में जो मानव शैक्षिक प्रबंधन में शामिल हैं उन सभी का आपस में किस प्रकार से व्यवस्था है, किस प्रकार का संबंध है और वो साथ में मिलकर मिलजुल कर उत्तम रूप से कार्य कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक शैक्षिक प्रबंधन है। अगर ये सभी होंगे तो ही हम जो हमारी संस्था या संगठन के निश्चित लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट नाम आता है लूथर गुलिक का, जो कि शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हम बात करें तो बहुत ही बड़ा नाम है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन है वो इस लूथर गुलिक के जो डेफिनेशन है इससे कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों को पोस्ट कोर्ब नामक एक सूत्र में बांधा है। इन्होंने 7 कार्य बताए हैं। पी का मतलब प्लानिंग यानी कि नियोजन, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, एस का मतलब है स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति,
डी का मतलब है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, सी का मतलब है सी और ओ दोनों का, सी और ओ का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, आर का मतलब है रिपोर्टिंग यानी कि आलेखन, बी का मतलब बजटिंग यानी कि बजट। तो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, पी का मतलब प्लानिंग यानी कि नियोजन। कोई भी शैक्षिक प्रबंधन हम कर रहे हैं, हमारी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए पहले से पूर्व योजना बनानी जरूरी है। हम प्लानिंग के अनुसार चलेंगे तो हमारे लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद में आता ऑर्गेनाइजेशन। तो इन प्लानिंग को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है और इसमें सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर अच्छे से कार्य करेंगे तो वो जो योजनाएं हमने बनाई है वो योजनाएं आराम से क्रियान्वित हो सकेगी। स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति। इन योजनाओं को लागू करने के लिए कौन से व्यक्ति हैं, कौन से योग्य व्यक्ति हैं, उन सभी की हमारे द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी कि योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना वो स्टाफिंग के अंतर्गत आ जाएगा। योग्य व्यक्ति होंगे तो अच्छे से कार्य कर सकेंगे, शैक्षिक प्रबंधन अच्छा होगा और हम जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो प्राप्त कर सकेंगे। डी का मतलब है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। इन सभी को डायरेक्ट करने के लिए, निर्देश करने के लिए हमारे पास जो अच्छा नेतृत्वकारी व्यक्ति होना चाहिए जो इनको अच्छे से निर्देशन कर सके और उनके नीचे रह करके सभी व्यक्ति है वो आसानी से सही तरीके से कार्य कर सके। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उन सभी का आपस में समन्वय जरूरी है, उनमें तालमेल बिठाना जरूरी है जिससे कि हमारे लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके। रिपोर्टिंग यानी कि बजटिंग। जो हम पीछे रिपोर्टिंग यानी कि आलेखन। जो पीछे हमने कार्य किए हैं, कौन सी योजनाएं की है, कितनी लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया है, इन सभी का आलेख होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें हम ये लिख सकें कि किस प्रकार से हमने ये कार्य किए हैं और कैसे हमें आगे इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बजटिंग यानी कि बजट। इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कितने धनराशि की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उन धनराशि का विभाजन करना, कौन से कार्य में कितनी लगेगी, किस कार्य में कितनी लगेगी, तो बजटिंग भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन के 7 कार्य बताए, उनमें पोस्ट कोरब ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जा चुका। ये है लूथर गुलिक। इन्होंने परिभाषा भी दी है। शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में विभाजित करना, परिभाषित करना, समन्वित करना सम्मिलित है। तो शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का एक औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत जो निश्चित उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों का क्रमबद्ध रूप से विभाजित करना। जो हमारे विभाग के कार्य हैं, जो शैक्षिक प्रबंधन विद्यालय की जो कार्य हैं, उनको अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध रूप से विभाजित करना, बांटना, उसके बाद में उनको परिभाषित करना और फिर समन्वित करना, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं लूथर गुलिक के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं सर हेनरी फेयोल। सर हेनरी फेयोल, इनके अनुसार प्रबंधन के 5 घटक होते हैं, यानी कि इन्होंने 5 कार्य बताए प्रबंधन के। इन 5 कार्यों के अनुसार हम प्रबंधन को कर सकते हैं। पहला है नियोजन यानी कि प्लानिंग, ओ का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, सी का कमांड यानी निर्देशन, सी का कंट्रोल यानी नियंत्रण और सी ओ का कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। तो POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड यानी कि निर्देश, नियंत्रण यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, ये 5 घटक बताए हैं सर हेनरी फेयोल ने स्कूल मैनेजमेंट के। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। यानी इन 5 घटकों को मिलाकर इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको संगठित करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। ये सभी क्या है, सर हेनरी फेयोल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के 5 घटक हैं। जेबी सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन की क्या परिभाषा दी है, इनके अनुसार हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो सके। जेबी सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक हो सके।
जेडी मुने के अनुसार सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही प्रबंधन कहा जाता है। सामान्य जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए जितनी भी मानवीय संस्था है उन प्रत्येक मानवीय संस्था को ही प्रबंधन कहते हैं। डिमोक के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय साधनों सामग्री की अनेक वस्तुओं को इस प्रकार क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग से जुटाना है जिससे वांछित उद्देश्य अधिकतम प्राप्त हो सके। डिमोक के अनुसार हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य है कि आवश्यक मानवीय साधन सामग्री और अनेक वस्तुओं को इस प्रकार क्रमबद्ध या प्रभावशाली ढंग से जुटाना, इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे कि जो वांछित उद्देश्य हैं वो अधिक मात्रा में या अधिकतम प्राप्त हो सके। शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व है, तो शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व है निर्णय लेना, समस्या समाधान करना, मानवीय संबंध स्थापित करना और संचार करना, प्रचार करना। ये शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकताएं, यानी शैक्षिक प्रबंधन की हमारे विद्यालयों में आवश्यकताएं किस प्रकार से पड़ी है, क्यों आवश्यकता इनकी पड़ी है, वो हम बात कर लेते हैं। योजना बनाना, आवश्यक अंग कार्यों का निर्धारण, शिक्षा संबंधी नीतियां बनाना। योजना बनाना, ये शैक्षिक प्रबंधन से योजना बनाई जा सकती है। आवश्यक अंग कार्यों का निर्धारण करना, यानी आवश्यक जो अंग हैं शैक्षिक स्कूल के अलग अलग जो विभाग हैं उन सभी के कार्यों का निर्धारण करना। शिक्षा संबंधी नीतियां बनाना, शिक्षा से संबंधित जो हम नीतियां बनाते हैं वो शैक्षिक प्रबंधन इसके लिए आवश्यक है कि योजना किस प्रकार से बनाएं, आवश्यक अंगों का कार्यों का निर्धारण है, शिक्षा संबंधी नीतियां हैं, इन सभी को करने के लिए हमें शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्यों की जांच करने हेतु शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने हेतु मानवीय साधन एवं सामग्रियों को सुढंग से उपयोग में लेना, समय समय पर सभी कार्यों की जांच करना, इन सभी में शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रबंधन के द्वारा ही संभव है, यानी मूल्यांकन है ये प्रबंधन के बिना संभव नहीं है, प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। ये शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यह एक प्रक्रिया है, ना कि केवल मात्र व्यक्तियों का समूह है। ये प्रक्रिया है, यानी कि विद्यालय में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों का समूह है, मात्र क्या है? शैक्षिक प्रबंधन नहीं है। ये प्रक्रिया एक प्रोसेस है जिसमें कार्य किए जाते हैं और कार्य सुचारू रूप से करने पड़ते हैं और बाद में करने के बाद में हमें जो विद्यालय या संगठन या संस्था के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये है क्या है? प्रक्रिया है, केवल मात्र व्यक्तियों का समूह है नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन संगठन की सभी स्तरों पर आवश्यक है। कोई भी संगठन शैक्षिक प्रबंधन का संगठन हो उन सभी के लिए आवश्यक है शैक्षिक प्रबंधन। यह एक नेतृत्वकारी प्रक्रिया है, सामूहिक प्रयास है, नेतृत्वकारी प्रक्रिया है और सामूहिक प्रयास है, यानी कि सभी मिलजुल कर इसमें कार्य करते हैं तो ही शैक्षिक प्रबंधन सही तरीके से होता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखो हमने शुरुआत में जब विद्यालय के अंदर स्कूल मैनेजमेंट की बात की थी विद्यालय में, तो उसमें देखो बालक आ गया, अभिभावक, साथ में कर्मचारी वर्ग है और इसके अलावा हेडमास्टर हो गए, अध्यापक हो गए। तो अब बालक और अभिभावक ये क्या है? समाज के हैं, तो सामाजिक प्रक्रिया है ये, यानी कि समाज के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहले से संस्था या संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि इस बार ऐसे मान लीजिए कि विद्यालय में इस बार 12th क्लास में हमें बालकों के 75+ नंबर लेके आने हैं, तो उन बालकों को अधिक से अधिक मेहनत करवाई जाती है, एक्स्ट्रा क्लासेज लगवाई जाती है और उन्हें 75% नंबर के लिए मेहनत करवाई जाती है। तो पहले से उद्देश्य निर्धारित हैं कि उस 12th क्लास में इतने बच्चों के हमें इतने नंबर लेके आने हैं, इस बार रिजल्ट अच्छा रखना है। तो पहले से उद्देश्य क्या है? निर्धारित किए जाते हैं और उसके लिए शैक्षिक प्रबंधन किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त है, तो यानी कि एक प्रक्रिया क्या होती है? हमें दिखाई थोड़ी देती है, तो जो दिखाई नहीं देता वो अमूर्त होता है। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है? अमूर्त है। शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। ये है शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? क्यों किया जाता है शैक्षिक प्रबंधन? छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना, यानी कि छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए
अनुकूल, उनके अनुसार वातावरण किस प्रकार का हो, कौन से वातावरण में बालक अधिक सीखते हैं, ऐसा वातावरण उनके लिए उपलब्ध करवाना। भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करवाना, भौतिक और मानवीय संसाधन है उनमें समन्वय स्थापित करना। कर्मचारियों में प्रेम एवं सद्भावना का विकास करना, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य हैं ये। कर्मचारी जितने भी उनमें प्रेम व सद्भावना का विकास करना, समय का सदुपयोग करना, शिक्षकों को व्यावसायिक वृद्धि हेतु अवसर उपलब्ध करवाना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना, कार्यकर्ता की योग्यता, क्षमता एवं दक्षता के अनुसार कार्य देना। जो योग्य व्यक्ति हैं, कौन से कार्य में कौन सा अच्छा है, उसी के अनुसार उनको कार्य देना। छात्र एवं समाज केंद्रित शिक्षण एवं योजना बनाना, छात्रों एवं समाज के लिए जो केंद्रित शिक्षण योजनाएं हैं उनको लागू करना। ये सभी क्या है, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य हैं। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहला कार्य है नियोजन, योजनाएं बनाना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, एकीकरण, संप्रेषण, निर्णय लेना, नवाचार और अंत में आता है मूल्यांकन। तो शैक्षिक प्रबंधन के ये कार्य हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, एकीकरण, संप्रेषण, निर्णय लेना, नवाचार और मूल्यांकन। ये शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं। ये शैक्षिक प्रबंधन का हमने आज इस वीडियो में सामान्य परिचय है वो देखा है। आगे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही है। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके। यानी शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके। ऑप्शन फर्स्ट है, वह जीवन में अच्छा व्यवसाय और उत्तर प्राप्त कर सके, वे अच्छे अंकों एवं ग्रेड में सफल हो सके, विवाह ज्ञान प्राप्त कर सके जो उन्हें पूर्व में ज्ञात नहीं है, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। और एक यहाँ पर नोट लगाकर मैंने लिखा है, अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। इस वीडियो में हमने शैक्षिक प्रबंधन का सामान्य परिचय देखा है और आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में धीरे धीरे इस टॉपिक को हम अच्छे से करते चले जाएंगे और एक एक टॉपिक हम साथ में लेके चलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।